नमस्कार पाठकगण। मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नितेश सर नोट्स। तो आज हम लोग परिचर्चा करेंगे जीवनी के पर। तो जीवनी क्या है और जीवनी का मूल्य क्या है हिंदी साहित्य में, उसके ऊपर आज परिचर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जीवनी क्या है। तो कहता है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर साहित्यिक शैली में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता हो तो उसे जीवनी कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति विशेष पर, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसके विशेष पर क्या है, उसके जीवन पर साहित्यिक शैली में कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उस पर कोई लेख लिखेगा, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं जीवनी कहते हैं। जीवनी अंग्रेजी शब्द बायोग्राफी का समानार्थक है। तो बायोग्राफी इंग्लिश में बोला जाता है, उसी को हिंदी में हम लोग क्या कहे हैं, जीवनी कहे हैं। इसलिए कुछ विद्वानों के अनुसार जीवनी साहित्य की रचना आधुनिक युग की विशेषता है। तो अगर कुछ विद्वानों की माने तो उनके अनुसार क्या है कि जीवनी साहित्य की रचना का आधुनिक युग का विशेषता है। तो आधुनिक युग में क्या है, बायोग्राफी यानी जीवनी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। पाश्चात्य विद्वान शिल्पे के अनुसार, तो पाश्चात्य विद्वान शिल्पे के अनुसार क्या है कि जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन घटनाओं का विवरण है, अपने आदर्श रूप में प्रत्ययपूर्वक लिखा गया इतिहास है, जिससे व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन या उसके किसी अंश से संबंधित बातों का विवरण मिलता है। तो क्या है, शिल्पे के अनुसार जो है, शिल्पे है वो क्या कहते थे कि एक विद्वान थे कि जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन घटनाओं का विवरण है। तो उसके जीवन की घटनाओं का क्या है, एक संपूर्ण विवरण है, अपने आदर्श रूप में प्रत्ययपूर्वक लिखा गया इतिहास है। तो अपने उनके आदर्श जीवन पर क्या है, आदर्श रूप में प्रत्ययपूर्वक लिखा हुआ क्या है, एक इतिहास है। इसमें व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन या उसके किसी अंश से संबंधित बातों का विवरण मिलता है। तो या तो पूरा व्यक्ति विशेष का संपूर्ण जीवन के बारे में होगा या उसके किसी अंश से संबंधित बातों का विवरण वहां पे दिया हुआ होता है। जीवनी शब्द का अपना एक विशेष साहित्यिक महत्व है। तो इसका एक अपना विशेष साहित्यिक महत्व क्या है कि यह पाठकों के मन में नव स्फूर्ति और नव चेतना के संचार का सबसे सबल साधन है। तो जीवनी क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी के बारे में कुछ अच्छाइयाँ होती है, उसे क्या करते हैं, लोगों के सामने लाया जाता है। उनकी विशेषताएं, उनके गुण के बारे में क्या होता है, उसके बारे में जीवनी में वर्णन होता है, उस व्यक्ति विशेष के बारे में वहाँ पे वर्णित होता है। हिंदी के भी अनेक विद्वान ने जीवनी को परिभाषित किया है। तो बहुत सारे विद्वान थे जो जीवनी को क्या किए, परिभाषित किए थे। श्याम सुंदर के अनुसार क्या है, चलिए देखते हैं पाठकगण। जब कोई लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति की चाह का किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो जीवनी कथा लिखे तो वह जीवनी है। तो श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि कोई भी लेखक वीर पूजा की भावना से, किसकी पूजा की भावना से, वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, उस महान व्यक्ति को क्या करेगा, जीवनी कथा लिखे तो वह जीवनी कहलाती है। बाल गुलाब राय ने जीवनी को स्पष्ट करते हुए लिखा है। तो बाल गुलाब राय ने क्या किया, जीवनी को स्पष्ट करते हुए लिखा है। बाल गुलाब राय वह कहते हैं कि जीवन घटनाओं का अंकन नहीं बल्कि चित्रण है। तो वह अंकन नहीं होता है, वह चित्रण होता है, एकदम चित्र के रूप के समान पाठकगण के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वह साहित्य की विद्या है और उसमें साहित्य और काव्य से सभी गुण अपेक्षित है। वह एक मनुष्य के अंदर और बाह्य रूप स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। तो साहित्य की विद्या है, कैसी विद्या है, साहित्य की विद्या है, और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण अपेक्षित है। तो साहित्य का भी गुण उसमें मिलेगा और काव्य का सभी गुण अपेक्षित माना जाएगा। वह एक मनुष्य के अंदर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। तो कैसा निरूपण है, कलात्मक निरूपण है। वस्तुतः जीवनकार जब किसी विशिष्ट व्यक्ति, महापुरुष, संत, नेता अथवा जन सेवक आदि के कुछ विलक्षण गुणों को देखता है तो उसमें एक जिज्ञासा की भावना जन्म लेती है। तो क्या करेगा जीवनकार जब किसी विशिष्ट व्यक्ति का या महापुरुष का, संत का, नेता का या जनसेवक आदि का विलक्षण गुणों की देखता है तो उसमें क्या होता है, जिज्ञासा की भावना जन्म लेती है कि इतना ऊंचा पद पे वो कैसे आसीन हो गए, किस तरह से वो नेता बने, किस तरह से उनका संत का मतलब संत की उपाधि अपनाई, किस तरह से संत बने। तो उस विशिष्ट व्यक्ति का विलक्षण गुणों को क्या करते, वो देखते हैं और उस जिज्ञासा की भावना को जन्म लेता है। वह अपना आत्मविश्लेषण करते हैं तो उन गुणों को
अपने में अभाव पाते हैं। इसलिए वह उन अवस्थाओं और परिस्थितियों के बारे में भी जानना चाहते हैं जिनके कारण उसके चरित्र नायक के गुण विकसित हो सके। तो अगर किसी का विशिष्ट गुण है तो उसको क्या करेंगे, आत्मसात करने का कोशिश करेंगे और अपने आप में पाएंगे कि वह गुण मेरे अंदर में नहीं है, और जिसके कारण क्या करते हैं, उस गुणों को वर्णित करते हैं जीवनी में और उसको सभी पाठक गणों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वो उस गुण को, जिससे कि वह नेता व संत उस मुकाम पे पहुंचा हो, उस गुणों को आत्मसात करे और अपने अंदर रचे और बसाए। तो कहता है साहित्य के सभी रूपों में मानव का चित्रण होता है। तो साहित्य के सभी रूपों में किसका चित्रण होता है? मानव का चित्रण होता है, किंतु वह चित्रण कल्पित, संभावित और प्रति इंगित होता है। यह सब वास्तविक जीवन की घटित नहीं होता है। जीवन में जीवनीकार उन घटनाओं का उल्लेख करता है जो वास्तविक जीवन में घटित होते हैं। यहाँ पर अध्ययन का विषय यह होता है कि किसी स्थिति में किस प्रकार का आचरण ने उस व्यक्ति को विशिष्ट बनाने में सहायता की है। तो यहाँ पे क्या है कि जीवनी में जो वास्तविक जीवन में घटित नहीं होता है, उस और हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जो वास्तविक जीवन में घटित होता है उस जीवनी में क्या करते हैं, जीवनीकार जो होते हैं उसका अध्ययन करते हैं और उस विषय को, स्थिति को देखते हुए उस प्रकार का आचरण उस व्यक्ति के विशिष्ट बनाने में, जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाने में सहायता की है, उससे वो आत्मसात करके उसे चित्रण करते हैं और काव्य रूप देकर उस जीवनी को प्रस्तुत करते हैं। दरअसल यह जरूरी है कि जिसकी जीवनी लिखनी हो उसके जीवन में प्रेरणादायक प्रसंग अवश्य हो। तो जिसकी जीवनी लिखी जाती है, पाठकगण आप लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ी होगी, तो उसमें देखा होगा कि जब तक प्रेरणादायक प्रसंग नहीं होगा तब तक जीवनी बनती नहीं है। तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणादायक प्रसंग होंगे जिसके बारे में क्या है कि वर्णन किया जाता है। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि उसके लिए प्रामाणिकता का तत्व अनिवार्य है। तो अगर अगर कोई चीज़ है, कोई प्रेरणादायक प्रसंग है, तो उसका प्रामाणिकता होना चाहिए, तभी वहाँ पे क्या होगा, प्रस्तुति मिलेगी। स्वाभाविकता के अभाव में तो जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अगर स्वाभाविकता नहीं होगी, अगर उसका अभाव होगा, तो जीवनी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन तथ्यों का ध्यान में रखकर कहा जा सकता है किसी महान व्यक्ति के जीवन में प्रामाणिक, स्वाभाविक एवं रोचक प्रस्तुति ही जीवनी है। तो यहाँ पे एक लाइन निकल कर आता है जिसको एकदम नोट करके रख ले कि इन तथ्यों के अध्ययन से कहा जा सकता है कि किसी महान व्यक्ति के जीवनी में क्या क्या मिलेगा, प्रामाणिक मिलेगी, स्वाभाविक मिलेगी और रोचक प्रस्तुति ही क्या कहलाएगी, जीवनी कहलाती है। तो जीवनी का उद्भव एवं विकास अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ था। तो जीवनी विद्या का उन्मेष व विकास 19वीं सदी में हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या हो गया था, इसका उद्भव और विकास होना शुरू हो गया था। तो जीवनी के उद्भव और विकास में देखते हैं डॉक्टर सिंह ने क्या किया था, जीवनी विद्या के विकास में 3 भागों में या 3 कालों में विभाजन किया है। तो 3 कालों में जो थे डॉक्टर सिंह, उन्होंने इसका क्या किया था, विभाजन किया था। तो पहला काल था भारतेंदु काल की जीवनियाँ, दूसरा काल था द्विवेदी काल की जीवनियाँ और तीसरा काल था द्विवेदी कालोत्तर की जीवनियाँ। मतलब द्विवेदी काल के उपरांत जो जीवनियाँ लिखी गई है वो द्विवेदी कालोत्तर की जीवनियाँ कही जा सकती है आदि। किंतु उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारतेंदु युग में जीवनी लिखना प्रारंभ हुआ था। तो भारतेंदु युग में क्या हो गया था, जीवनी लिखना प्रारंभ हो चुका था, शुरुआत 19वीं शताब्दी में हो चुकी थी। इस युग में अन्य गुणों की अपेक्षा अधिकतम जीवनियाँ लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस युग में अन्य गुणों की अपेक्षा क्या की गई है, अधिकतम जीवनियाँ लिखी गई है। हिंदी में जीवनी परक उपन्यास उद्भव और विकास में डॉक्टर सुरेखा एम साड़े लिखती हैं। तो इसमें जीवनी के एक उपन्यास में क्या है, उसका उद्भव और विकास में कौन लिखी थी, डॉक्टर सुरेखा एम झाड़े लिखती है। वह कहती है भारतेंदु युग में लगभग 50 जीवनियाँ लिखी गई हैं। तो भारतेंदु युग में कितनी जीवनियाँ लिखी गई हैं, 50 जीवनियाँ लिखी गई हैं। इसमें अधिकतम जीवनियाँ ऐतिहासिक महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, अधिकतम जीवनियाँ क्या है, ऐतिहासिक महापुरुषों के व्यक्तित्व पर लिखा गया और कृतित्व पर लिखा गया है, उसी से संबंधित है। परंतु इसके साथ साथ समाज सुधारक तथा धार्मिक नेताओं आदि पर भी विपुल मात्रा की सृजन हुआ है। तो यहाँ पे और भी देखा जाता है तो सुधारक क्या थे, समाज के सुधारक के ऊपर में भी जीवनियाँ लिखी गई हैं, धार्मिक नेताओं के आदि के ऊपर में भी क्या है, विपुल मात्रा में सृजन हुआ यानी जीवनी मिलता है। उदाहरण के लिए अहिल्याबाई, माधवी जी सिंधिया, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, बिहारी आदि सब जीवनियाँ कब की है, भारतेंदु काल की जीवनियाँ हैं।
लेकिन इसका तात्पर्य अर्थ यह है कि जीवनी का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ था। तो जीवनी का प्रारंभ कब हुआ था? भारतेंदु युग में हुआ था। द्विवेदी युग में भी अन्य विद्याओं के समान ही जीवनी विद्या का विकास हुआ है। तो भारतेंदु युग के बाद क्या है? द्विवेदी युग आया था और इसमें भी अन्य विद्याओं के समान ही जीवनी का क्या हो गया था? जीवनी विद्या का विकास हुआ था। इस कालखंड में जो जीवनियाँ लिखी गई है वह सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में संबंधित लगभग 325 जीवनियां प्राप्त होती है। तो पहले हम लोग देखे थे कि लगभग 50 जीवनियां प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे आते आते 325 जीवनियां प्राप्त होने लगी द्विवेदी युग आते आते। एक और प्रातिनिधिक रूप में छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर आदि ऐतिहासिक महापुरुषों पर जीवनियां इस युग में लिखी गई है। तो दूसरी ओर साहित्य के क्षेत्र से संबंधित देवी प्रसाद कृत, सूरदास शुक्ल कृत, शंकर चरित्र, श्याम सुंदर दास कृत, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि प्रस्तुत काल के खंड के उत्तरार्ध में इन्हीं जीवनियों का आधार बनाकर अनेक जीवनी पर उपन्यास लिखी गई, इस तथ्य से नकारा नहीं जा सकता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि भारतेंदु युग के बाद क्या आ गया था? द्विवेदी युग आ गया था। तो उसका प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत सारी जीवनियां हम लोग को मिली और लगभग 325 जीवनियां मिली। अब फिर देखते हैं कि उस समय में क्या है कि प्रतिनिधिक रूप से छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, अकबर ऐतिहासिक महापुरुषों पर इस युग में बहुत सारी जीवनियां लिखी गई थी। तो दूसरी ओर हम लोग क्या देखे थे कि जो क्षेत्र से संबंधित थे, जैसे कि देवी प्रसाद कृत, सूरदास अपने क्षेत्र से संबंधित थे, शुक्ल जी कृत शंकर चरित्र, श्याम सुंदर दास कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि जो प्रस्तुत कला थी वो क्या है कि एक जीवनी का रूप लेती चली गई और इसी को आधार बनाकर जीवनी और उपन्यास लिखे गए थे उस कालखंड में। तो इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। द्विवेदी कालोत्तर में लगभग 400 के आसपास जीवनियां लिखी गई थी। तो कितने जीवनियां लिखी गई थी द्विवेदी काल में? तो 400 के आसपास। डॉक्टर सुरेश एम झाड़े के अनुसार इस काल में 400 जीवनियां लिखी गई है। विशेषतः इस युग की राजनीतिक नेताओं से संबंधित अधिकतम जीवनियां लिखी गई है। तो किससे संबंधित था? लगभग जितने भी लोग थे राजनीतिक नेताओं से संबंधित ही जीवनियां इस कालखंड में यानी कि द्विवेदी कालोत्तर खंड में लिखी गई थी। जैसे कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के राजनीतिक महापुरुषों पर विपुल मात्रा में लिखी गई है। यानी कि इस कालखंड में द्विवेदी कालोत्तर खंड में क्या हो गया था? राजनीतिक नेताओं पर लगभग जीवनियां लिखी गई थी। राजनीतिक क्षेत्र के अतिरिक्त साहित्यिक क्षेत्र के संबंधित व्यक्तियों का भी जीवनियां लिखी गई है। तो राजनीतिक क्षेत्र पर तो लिखी ही गई थी, साहित्यिक क्षेत्र के संबंधित व्यक्तियों पर भी क्या किया गया था? जीवनियां लिखी गई थी। उदाहरण संत मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल आदि के ऊपर में भी क्या है? बहुत मात्रा विपुल मात्रा में जीवनियां प्राप्त होती है। कौन से काल में? तो द्विवेदी कालोत्तर के लगभग उस काल के खंड में हम लोगों को इस तरह की राजनीतिक और साहित्यिक जीवनियां मिलती है। संक्षेप में चरित्र प्रधान उपन्यासों से चरित्रों के प्रधानता को देखकर उपन्यासों का सृजन हुआ। तो देखते हैं कि चरित्र प्रधान उपन्यासों का भी क्या हो गया था? चरित्रों की प्रधानता देने लगे थे और उस तरह के उपन्यास का सृजन होना शुरू हो चुका था। अर्थात चरित्रों के विविध गुणों अभिव्यक्ति करने के सफल प्रयास इन उपन्यासों में देखा जा सकता था। यहाँ पे क्या करता था? चरित्र चित्रण करता था और इस गुण के अभिव्यक्ति को करने पर ही क्या होते थे? एक सफल उपन्यास को देखा जा सकता था। और जबकि जीवनी है तो इस तरह के उपन्यास को भी क्या कहते थे? जीवनी कहा जा सकता था और इसमें क्या होता था? चारित्रिक गुणों का विश्लेषण मतलब चित्रात्मक रूप से वर्णित किया हुआ होता था। जीवनी विद्या में महान विभूतियों पर जीवनियां लिखी गई है। तो जीवनी में क्या है? महान विभूतियों पर भी जीवनियां लिखी गई है। उपयुक्त दोनों की ही विद्या 19वीं सदी में विकसित हुई थी। तो पहले भी देख चुके हैं कि कब विकसित हुई थी? 19वीं सदी में ही विकसित हुई थी। और इन्हीं दो विधाओं के प्रभाव क्षमता के कारण जीवनोपरक उपन्यासों का जन्म हुआ था। इसी के बाद जीवनी के बाद हम लोग किसका देखे थे? इसी को आधार बनाकर क्या करते थे? उपन्यास को लिखते थे। उसी से क्या हो गया? उपन्यासों का जन्म हुआ और नूतन विद्या के रूप में जीवन परक उपन्यास उभर कर अपने वजूद में आई और आज सबसे प्रभावी एवं सशक्त विद्या के रूप में जानी जाती है। तो जीवनी के बाद अगर किसी का उद्भव और विकास हुआ था तो वो किसका था? तो उपन्यास का था। और धीरे धीरे जीवनों परक क्या की थी? उपन्यास उभर कर आई और वृहद मतलब अवस्था में क्या हो गया? उसका वजूद अपने आप में ही समाहित करके और इसको क्या किया गया? प्रभावी और सशक्त विद्या के रूप में मतलब जाना जाने लग गया था। तो यही था आज जीवनी के ऊपर विशेष परिचर्चा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।